नया प्लेबुक चाहिए कोहली जी। देखिए, बजट का जो उद्देश्य होता है वो ग्रोथ होना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, महंगाई कम रही है। मैं ख्याल में जब से बजट बन रहा तब से यही फोकस है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। मतलब बजट लाने का उद्देश्य यही होता है कि ग्रोथ होनी चाहिए। आप बहुत सारे लोगों की सर बैलेंस शीट वगैरह देखते रहते हैं, पीएनएल देखते रहते हैं, सब लोग खुश हैं क्या? ठीक ठाक है सब, मजे में? संदीप, ऐसा है कि गली में सारे घरों में आग लगी हुई थी। एक घर बीच में था जहां खाली धुआं था, आग नहीं थी। तो उसका दुख ज्यादा है। हम बाकी दुनिया की बात कर रहा हूं, हमारा दुख कम है। ये सच है कि हम एक ब्राइट स्पॉट हैं, ये हम एक चमकता सितारा हैं। 6.8% हमारी फोरकास्ट, दुनिया की फोरकास्ट 2.7 या 2 और 3 के बीच में घूम रही है। हम उससे बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही बिजनेसमैन में इस फिगर को देख देख के कुछ तसल्ली आ रही है। पहली बात, उनको लग रहा है कि हमारे लिए मंदी इतनी नहीं आएगी जितनी मंदी से बाकी की दुनिया जूझ रही है। पहला तो ये थोड़ी सी सांत्वना है। पर जो 4 इंजन होते हैं नीरज, इकोनॉमी के ग्रो करने के, आपका सरकारी खर्च हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन हो गई, एक्सपोर्ट हो गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई। इसमें से 2 इंजन इस समय काम नहीं कर रहे हैं। एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, दूसरा एक्सपोर्ट जो कि बहुत बड़ा हमारा इंजन बना हुआ था, हम $670 बिलियन पे पहुंच गए थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं उनमें चिंता देखी जा रही है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऑर्डर बुक यूएस, यूरोप से और यूएस से खासकर उनकी ऑर्डर बुक में सुस्ती आ रही है, उनके ऑर्डर्स कट हो रहे हैं और वहां पर ले ऑफ्स की भी तैयारी की जा रही है। तो मैं आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि वो इंजन जो है वो अब स्लो पड़ गया है, अब आपका एक्सपोर्ट का इंजन उतना नहीं ग्रो कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री में फिलहाल ऐसा कोई पैनिक नहीं है। जहां तक स्मॉल, मैं एमएसएमईज की बात करूं, जहां 97% भारत का बिजनेस चलता है और उनके यहाँ हर एक के यहाँ एवरेज यहाँ 6 करोड़ 60 लाख रुपए, 6 करोड़ 60 लाख एमएसएमईज हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब मिला के बता रहा हूं। 11 करोड़ के लोग वहां काम करते हैं। तो ऑन एन एवरेज नीरज 2 लोग प्रति एमएसएमई, मैं छोटे बड़े बिजनेसमैन सबकी बात कर रहा हूं। फिलहाल पैनिक नहीं है। पर जो बार बार खबर आ रही है, किसी ने उनको आके शेर सुनाया, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा लग रहा है कि 2022 का जो एंड आएगा और 2023 में ये संकट गहराता नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है वो लोग अभी से, जहां तक छोटे बिजनेसमैन की इंडस्ट्री की बात है, वो लोग तैयारी में जुट गए हैं। अब तैयारी क्या, आप अगर स्टार्टअप्स के आंकड़े देखें, बाईजूस के हम देखें जिन्होंने 2500 लोगों को सैक करने का डिसीजन लिया, बहुत सारे स्टार्टअप जो नए शुरू हुए थे, और प्लस पुरानी इंडस्ट्री भी जो है उन्होंने कमर कस ली है। तो मुझे लग रहा है तैयारी तो कर ली है। पर एक चीज जो मैं नीरज जरूर बोलना चाहूंगा कि आरबीआई का जो स्टैंड है, क्योंकि ये सप्लाई ड्रिवन जब इन्फ्लेशन होती है, जब महंगाई होती है, क्योंकि आपने बात शुरू महंगाई से करी थी, तो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन पे आप मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा हॉकिश स्टैंड जब लेंगे तो उसका बहुत आंशिक, बहुत पार्शियल इफेक्ट होता है, उसका पूरा इफेक्ट नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि आरबीआई अगर बार बार इसी रफ्तार से रेट बढ़ाएगा फ्रंट लोडिंग करके, तो उससे ग्रोथ एकदम से प्रेशर में आ जाएगी। और जिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इंजन को हम चालू करने की बात करते हैं बार बार, वो इंजन चालू नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कहीं आरबीआई को थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक टर्म्स में जाना चाहिए। बहुत अभी हमारे जो साथी अनिल जी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा आप कॉपी बुक स्टाइल से ना चले, इसको आप पूरी सिचुएशन को असेस करके चलें। बाकी एक चीज नीरज जो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी है वो क्या सोच रहा है। आम आदमी के लिए मैंने क्या किया था, जब ये मंदी की बात चली तो हमने आम आदमी के लिए एक मैंडेट तैयार किया कि आम जनता को, जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, जो लोग छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास खास, उनको क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है उनको तैयारी के लिए आप इजाजत दें तो मैं 2-3 चीजें जो मैंने लिस्ट आउट करी थी मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। हाँ। तो उसके लिए देखिए, आम आदमी को इस समय पहले आपको एक्सेसिव बोरोइंग से बचना चाहिए। मुझे लग रहा है आप एक्सेसिव लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हार्ड हो रहे हैं, आपका जो मंथली ईएमआई आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, आपका बजट, तो गैर जरूरी खर्च को अवॉइड करके लोन ना ले। दूसरा, हमारी एक एडवाइस थी, जो बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, कि आपको अगर अच्छे एम्प्लॉयर के पास नौकरी मिली हुई है तो इस समय आप नौकरी को स्विच ना करें, क्योंकि अगर आप स्विच करते हैं तो वो एम्प्लॉयर कमजोर है या उसकी जड़ थोड़ी तनख्वाह फालतू मिल रही है, आपकी नौकरी वहां जा सकती है। तो ये तो थी नोटबुक एक इंडिविजुअल के लिए, पर कुल मिला के इंडस्ट्री में अभी पैनिक नहीं है। ये तो आप उसके लिए सलाह दे रहे हैं जो कुछ कर रहा है। हमको तो नौकरी नहीं मिली, हम क्या करें, हमारी कौन सी ईएमआई चल रही है, लोन तो हम तब लेंगे जब नौकरी मिलेगी।
देखिए जो वो अनएम्प्लॉयड है, उनके जिनके लिए पास प्ले नौकरी, जिनके पास काम नहीं है सर, उनके लिए तो सरकार को ही एक प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम वही आ रही है तैयार करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, अभय आज जी आप क्या प्लेटफॉर्म इंटरव्यू अगर आप करना चाह रहे प्राइवेट, हैं? बिल्कुल मैं बात पूरी कर लूं। एक तो मैं शरद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि एमएसएमई में कोई पैनिक नहीं, तो एक बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लो। वो क्या कह रही है कि इस कोविड के क्राइसिस में सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन उन्होंने स्टार्ट की थी, सर उन्होंने ये कहा पैनल ने कि पहली बात तो उनको लोन के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया, वो भी 50% ही फुलफिल किया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट उसका 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, जीडीपी में एमएसएमई का 30% है। अनिल जी कह रहे थे बड़ी सांत्वना देते हुए कि साहब 80 करोड़ लोगों को अच्छा है अनाज पहुंचाया जा रहा है। जानते हैं कितने का अनाज पहुंचा रहे हैं? 100 रुपए प्रति माह का। मैंने किसान से बात की, मैं जब गांव गया था अभी अष्टमी पर पूजन पे, उन्होंने कहा साहब ये 100 रुपए का अनाज देना बंद कर दो, गैस का सिलेंडर सस्ता कर दो, तेल और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 200 रुपए का खाने का तेल मैं लेता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा था किसान भाई ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन आप इतना बढ़ा दो कि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी आपकी बात मानी, 25 मिलियन टन से आज 36 मिलियन टन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो गया। फिर आपने इंपोर्ट क्यों बढ़ा दिया और कौन दो धन्ना सेठ कूदे इस व्यापार में? दाल का उत्पादन 25 मिलियन टन, 24 और 25 मिलियन टन हमको आवश्यकता है, उतना हो रहा है। फिर सिर्फ फ्यूल के प्राइसेस से, और वो तो कई महीने से फ्यूल के प्राइसेस स्टेबल हैं, फिर कैसे दाल के दाम में आग लगी? प्रधानमंत्री जी बताइए ना। तो आप जी आ रहा हूं सर। ने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया। कोहली जी छोटा जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है, एक छोटा जवाब दीजिए। आप कुछ देखिए अभय जी, अगर अभय जी कह के पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं कुल मिला के बात कर रहा हूं, मैं रिसेशन, जो आने वाला रिसेशन है उसकी बात कर रहा हूं, या जो मंदी का सुनाई दे रही है, दस्तक सुनाई दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये 10 में से 10 तो आप किसी भी सेक्टर को कभी भी नहीं दे सकते। आप भी सरकार चलाएंगे तब भी नहीं दे सकते, कोई भी चलाएगा 10 में से 10 तो कभी भी नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा था कि क्या मंदी को लेके पैनिक है या पैनिक नहीं है। तैयारी कर रहा है, सबको पता है कि मुश्किल वक्त आ रहा है, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसको जीना है, किसी तरह इसमें गुजारा करना है। आप बार बार अगर पैनिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो रिसेशन एक ऐसा शब्द है, नीरज मैं आखिरी बात बोल रहा हूं ब्रेक पे जाने से पहले, कि रिसेशन का आप जितना ज्यादा नाम लेंगे उतना आपको उसका ज्यादा इफेक्ट फील होगा। तो मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की इस समय जरूरत है। ये मैं अभय जी को अपनी तरफ से निजी सलाह देना चाहता हूं। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर। ब्रेक से लौट के आगे मैं इसी पे चर्चा रखना चाहता हूं कि रिसेशन की जो बातें चल रही हैं अभी तो हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में बहुत बातें चल रही हैं, ये कितना रियल है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप आंख बंद कर लेते हो, आपको लगता है कि सच बदल जाएगा, है ना। जैसे बर्नांके साहब, काफ़ी पावेल साहब, माफ़ कीजिएगा, पावेल साहब बहुत कह रहे थे कि ये ट्रांजिटरी है इन्फ्लेशन। जैसे उनकी नौकरी पक्की हो गई तो वो परमानेंट हो गया। तो ये जो आंख बंद कर लेना या कुछ ऐसी पिक्चर पेश कर देना जिससे हम कुछ समय के लिए मुलतवी हो जाए, इस पर भी बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।